क्लास 12 शारीरिक शिक्षा। इसमें हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, खेलों में बच्चे तथा महिलाएं। किसी किसी बुक में महिलाएं, बच्चे एवं खेल के नाम से भी ये चैप्टर है। चैप्टर वही है, इसीलिए ध्यान देंगे। इसमें आज का जो टॉपिक है वह है वृद्धि व विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में व्यायाम संबंधी दिशा निर्देश। व्यायाम या शारीरिक क्रिया राष्ट्र के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने या सुधारने, मृत्यु संख्या के अधिकतर कारणों में कमी करने व प्रत्याशित आयु में बढ़ोतरी करने की संभावना रखती है, अर्थात जीवन प्रत्याशा को बढ़ाती है। यह दीर्घकालिक बीमारियों के बोझ को महत्वपूर्ण रूप से कम करके धन को बचा सकती है। व्यायाम हमारे सारे जीवन में सक्रिय रहने के लिए हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह शिशुओं, बच्चों व किशोरों की वृद्धि व विकास के लिए अत्यंत लाभदायक है। यह विद्यालय से पूर्व, विद्यालय, किशोरावस्था व वयस्कता व वृद्धावस्था के दौरान जारी रहता है। यह एकमात्र प्रतिक्रिया संबंध का एक निरंतर तथ्य है, अर्थात जितना व्यायाम या शारीरिक क्रिया का आयतन अधिक होगा उतने ही अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होंगे। व्यायाम या शारीरिक क्रिया अवसाद अर्थात डिप्रेशन, मनोभ्रंश व अल्जीमर के खतरों को कम करने में भी सहायक है। यह आत्मबोध, आत्मसम्मान, मूड व निद्रा की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। प्रत्यक्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि व्यायाम या शारीरिक क्रिया व्यक्तियों की उचित वृद्धि व विकास के लिए अति आवश्यक है। वृद्धि व विकास की विभिन्न अवस्थाओं अर्थात शैशवावस्था, पूरे बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था या वयस्कता आदि में व्यायाम या शारीरिक क्रिया से संबंधित निम्नलिखित दिशा निर्देश होते हैं। शैशवावस्था, वृद्धि व विकास की इस अवस्था के दौरान शारीरिक क्रिया या व्यायाम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समग्रता वाली गामक क्रियाओं या व्यायामों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सिर का नियंत्रण को विकसित करने के लिए बैठने व रेंगने या सरकने जैसे व्यायामों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कुछ व्यायाम जैसे बाजुओं को घुमाना, टांगों को घुमाना व विभिन्न वस्तुओं की ओर पहुंचना शिशुओं को अवश्य कराए जाने चाहिए। शिशुओं को वस्तुएं, खिलौने व खेल उपलब्ध कराए जाने चाहिए जो उन्हें सरकने, घूमने व स्वयं के लिए कुछ चीज़ों को करने को प्रोत्साहित करते हों। उन्हें ये व्यायाम या शारीरिक क्रियाएं करने के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। टीवी को देखना व दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि से शिशुओं को जहाँ तक हो सके दूर रखना चाहिए। शिशुओं को ऊंची कुर्सी से लंबी अवधि के लिए दूर रखना चाहिए। उनको स्ट्रोलर को प्रयोग करने की बजाय पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामान्य व्यायाम जैसे फेंकना, पकड़ना, बॉल को किक करना आदि शैशवावस्था के दौरान उपयुक्त व सुविधाजनक व्यायाम हो सकते हैं। पूर्व बाल्यावस्था अर्थात 3 से 7 वर्ष की उम्र तक वृद्धि व विकास की इस अवस्था के दौरान ऐसे व्यायामों या शारीरिक क्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो गति कौशलों में फेंकना, कूदना, बाल को पकड़ना या किक करना, सहन क्षमता या क्षमता को विकसित करने में सहायता करती हों। शारीरिक क्रिया या व्यायाम में स्पर्धा या प्रतियोगिता की अपेक्षा भागीदारी पर बल दिया जाना चाहिए। इस अवस्था के दौरान ऐसी क्रियाओं पर भी बल दिया जाना चाहिए जो सूक्ष्म गामक या गति कौशलों जैसे समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं से संबंधित हों। संरचनात्मक
या असंरचनात्मक शारीरिक क्रियाएं भी वृद्धि की इस अवस्था के दौरान बच्चों द्वारा प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट तक की जानी चाहिए। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में उन्हें भाग लेने के लिए मनोरंजन तथा आनंदप्रद तरीकों को प्रयोग में लाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वृद्धि की इस अवस्था के दौरान साफ और सुरक्षित वातावरण पर बल दिया जाना चाहिए। उन्हें 1 या 2 घंटे के लिए टीवी पर गुणवत्ता वाले कार्यक्रम को देखने के लिए अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। उत्तर बाल्यावस्था अर्थात 8 से 12 वर्ष की आयु तक। वृद्धि व विकास की इस अवस्था के दौरान बच्चों को ऐसी क्रियाएं जैसे स्टंट्स, फेंकना, कूदना, पकड़ना व दौड़ना आदि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे शरीर नियंत्रण, शक्ति व समन्वय या तालमेल प्राप्त कर सकें। हालांकि ऐसी क्रियाएं जो सहन क्षमता से संबंधित हों उनसे दूर रहना चाहिए। संगठित या टीम गेम्स पर भी बल दिया जाना चाहिए जिनका लक्ष्य उनमें सामाजिक चेतना का विकास करना है। इस अवस्था के दौरान बच्चों को स्पर्धात्मक खेलों से परिचय करवाया जाना चाहिए तथा उनको खेल स्पर्धाओं के मूल नियमों जैसे खेलों का आनंद उठाना, स्वच्छ एवं साफ खेल व सामान्य युक्तियाँ आदि को भी सिखाया जाना चाहिए। उनको खेल प्रशिक्षण की अवधारणा व उन व्यायामों को जो सहन क्षमता अर्थात एरोबिक व्यायाम जैसे दौड़ना, तैराकी करना व साइकिलिंग करना आदि व एजिलिटी यानी दौड़ के हम जा रहे हैं और वापस मुड़ने की क्षमता, समन्वय व संतुलन, गतिक्रिया व तीव्र गति वाले व्यायाम बनाते हैं से भी परिचय कराया जा सकता है। नेक्स्ट है किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष। किशोरावस्था के दौरान साधारण से कठिन तीव्रता वाले व्यायाम, शारीरिक क्रिया कम से कम 60 मिनट व अधिक से अधिक कुछ घंटों तक प्रतिदिन करनी चाहिए। उन्हें 1 सप्ताह में कम से कम 3 दिन मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने हेतु व्यायाम भी कराए जा सकते हैं जैसे वेट ट्रेनिंग इत्यादि। इसमें अस्थियों को मजबूत करने वाले व्यायाम भी शामिल होने चाहिए। किशोरों को गौण कार्यों में बिताए जाने वाले समय की मात्रा को कम करना चाहिए अर्थात लंबी अवधि तक उन्हें गौण कार्यों में समय नहीं गंवाना चाहिए। शारीरिक क्रिया या व्यायाम में जैसे दौड़ना, जिम्नास्टिक, पुशअप्स, टेनिस व अवरोध वाले व्यायाम, भार प्रशिक्षण आदि को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था या वयस्कता 19 वर्ष से ऊपर। वयस्कों को दैनिक रूप से सक्रिय रहने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें सामान्यतः तीव्रता के साथ तेज सैर, साइकिलिंग, नृत्य व तैराकी करनी चाहिए। मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें दौड़, एरोबिक व्यायाम, भार प्रशिक्षण, पुशअप्स व सिटअप्स आदि क्रियाएं या व्यायाम भी करने चाहिए। उन्हें गौण कार्यों में लंबी अवधि तक बिताए जाने वाले समय की मात्रा में कमी करनी चाहिए। वास्तव में वयस्कों को ऐसे व्यायामों या शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है जो उनकी मांसपेशी व अस्थि शक्ति को बढ़ाने में सहायता करती हों। अतः उन्हें अपनी मांसपेशियों व अस्थियों को क्रियाशील रखने के लिए 1 सप्ताह में कम से कम 2 दिन अवरोध वाले व्यायाम अवश्य करने चाहिए। ये व्यायाम अस्थि मांसपेशीय शक्ति, सहन क्षमता व संगति या द्रव्यमान को बढ़ाते हैं। अस्थि शक्ति प्रदान करने वाले व्यायाम, शारीरिक क्रियाएं अस्थियों पर तनाव, शक्ति या टक्कर या आघात उत्पन्न करती हैं जो अस्थि की वृद्धि व शक्ति को बढ़ाते हैं। अस्थि शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्हें रनिंग, रस्सी कूदना व भार प्रशिक्षण वाले व्यायाम करनी चाहिए। आसन संबंधी विकृतियाँ, ये हमारी जो पोस्चर हैं उसमें जो विकृतियाँ आती हैं उसे हम आसन संबंधी विकृतियाँ कहते हैं, जिनमें है रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होना जिसे हम स्कोलियासिस कहते हैं, चपटे पैर, घुटनों का टकराना, बाहर की ओर मुड़ी हुई या धनुषाकार टांगें और गोल कंधे। रीढ़ की अस्थियों में 3 तरह की विकृतियाँ पाई जाती हैं, लॉर्डोसिस, काइफोसिस या स्कोलियासिस। रीढ़ की अस्थियों का टेढ़ा होना
इस प्रकार की विकृति रीढ़ की अस्थियों में होती है। यह विकृति अधिक भार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के कारण होती है। वास्तव में पीठ की मांसपेशियों के कमज़ोर हो जाने से रीढ़ की अस्थियां टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक प्रकार से न सोने के कारण भी रीढ़ की अस्थियों का संतुलन ठीक नहीं रहता तथा अनेक विकृतियां आ जाती हैं। रीढ़ की अस्थियों की विकृतियां निम्न प्रकार की हैं। कुबड़ पीछे को, जिसे हम काइफोसिस कहते हैं, कुबड़ आगे को, जिसे हम लॉर्डोसिस कहते हैं, रीढ़ की अस्थियों का एक ओर झुकना अर्थात दाएं या बाएं ओर झुकना, जिसे हम स्कोलियासिस कहते हैं। कुबड़ पीछे को अर्थात काइफोसिस। इस प्रकार के कुबड़ में रीढ़ की अस्थियां पीछे की ओर हो जाती हैं। इस दशा में छाती सीधी नहीं होती, सिर और गर्दन आगे की ओर झुकी होती है। ऐसी अवस्था में श्वसन क्रिया ठीक नहीं रह पाती। इस प्रकार के कुबड़ में छाती का दबा होना आम बात होता है। पीछे की ओर कुबड़ के कारण अर्थात काइफोसिस किस कारण से होता है? कुपोषण, बीमारी, भीड़, स्वच्छ वायु की कमी, अपर्याप्त व्यायाम, रिकेट्स, कंधों पर अत्यधिक भार ले जाना, अनुचित फर्नीचर, मांसपेशियों का कमज़ोर होना, लड़कियों में शर्मीलापन व आगे झुककर काम करने की आदतों का होना आदि पीछे की ओर के कुबड़ के मुख्य कारण होते हैं। सावधानियाँ: यदि विशिष्ट सावधानियों का पालन न किया जाए तो परिणाम स्वरूप कुबड़ पीछे को अर्थात काइफोसिस हो सकता है। इसलिए अध्यापकों व माता पिता को इस बिंदु पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ठीक प्रारंभ से ही उन्हें बच्चों को बैठने, खड़े होने व चलने के उचित आसनों को सिखाना चाहिए ताकि उनके आसन संतुलन रह सकें। बच्चों को उचित व्यायाम भी करना चाहिए क्योंकि उचित व्यायाम न केवल उपयुक्त आसन को बनाए रखने में सहायक होता है बल्कि पीछे की ओर के कुबड़ की समस्या को भी नियंत्रित करता है। उपाय: पीछे की ओर कुबड़ के उपाय के लिए निम्नलिखित व्यायाम करने चाहिए। पहला है कुर्सी पर इस प्रकार बैठें ताकि पीठ का सबसे निचला भाग कुर्सी की पीठ को पूर्णतः से रूप से स्पर्श कर सके। ऊपर की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे इस तरह से पकड़ें ताकि आपके कंधे पीछे की ओर खींचे हुए रह सकें। कुछ समय के लिए इसी स्थिति में रहें। सेकंड है सोने के दौरान अपनी पीठ के नीचे हमेशा तकिया अवश्य रखें। खड़ी हुई स्थिति में अपना सिर पीछे की ओर मोड़ें तथा कुछ समय इसी स्थिति को बनाए रखें। धनुरासन एक तरह का आसन है, को नियमित रूप से अभ्यास करें। छाती के बल लेट जाएं, अपने हाथों को कंधे के पास रखें। अब अपनी छाती को बाजुओं को धीरे धीरे सीधा रखते हुए ऊपर उठाएं। सिर पूर्णतः पीछे की ओर हो जाना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति को बनाए रखें। नेक्स्ट है कंधों के स्तर पर दोनों हाथों को बराबर में फैलाएं, फिर कोहनियों से बाजुओं को मोड़ें, फिर कोहनियों को पीछे की ओर थोड़ा झटका लगाएं तथा वापस प्रारंभिक दशा में आएं। अच्छे परिणाम हेतु इसी क्रिया को कम से कम 8 बार अवश्य करें। कुबड़ आगे की ओर अर्थात लॉर्डोसिस। आगे की ओर कुबड़ में रीढ़ की अस्थियां ऊपर से नहीं अपितु नीचे से आगे की ओर झुकी होती हैं। इस प्रकार की विकृतियों में चलने व खड़े होने में काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है। शरीर अकड़ा हुआ रहता है। व्यक्ति को शर्म या घटियापन महसूस होता है। आगे की ओर के कुबड़ को प्रारंभिक अवस्था में ठीक किया जा सकता है। आगे की ओर कुबड़ के कारण अर्थात लॉर्डोसिस के कारण साधारणतया असंतुलित आहार, अनुचित वातावरण, मांसपेशियों का अनुचित विकास, स्थूलता अर्थात मोटापा, रीढ़ की अस्थियों को प्रभावित करने वाले रोग तथा पीठ की मांसपेशियों की कमजोरी आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिससे कुबड़ आगे की ओर अर्थात लॉर्डोसिस हो सकता है। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त व्यायाम न करना तथा अत्यधिक भोजन करना भी आगे की ओर के कुबड़ के कारण हो सकते हैं। सावधानियाँ: संतुलित आहार लेना, स्थूलता से विशेष रूप से कम आयु के बच्चों को दूर रखना,
भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए शरीर को सीधा रखना चाहिए। अत्यधिक भोजन लेने से परहेज करना चाहिए। उपाय: आगे की ओर के कुबड़ के उपाय निम्नलिखित हैं और इसके लिए निम्नलिखित हम व्यायाम कर सकते हैं। सीधे खड़ी हुई स्थिति से कूल्हों के स्तर से आगे झुकें, फिर प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं तथा फिर आगे झुकें। इसी व्यायाम को कम से कम 10 बार दोहराएं। नेक्स्ट, पीठ के बल लेट जाएं, फिर अपने सिर तथा टांगों को एक साथ ऊपर उठाएं। इस व्यायाम को कम से कम 10 बार अवश्य करें। नियमित रूप से सिटअप्स लगाएं। हलासन को नियमित रूप से करना चाहिए। पीठ के बल नीचे लेट जाएं, फिर अपनी टांगों को 45 अंश के कोण पर ऊपर उठाएं तथा कुछ समय के लिए इसी अवस्था में टांगों को स्थिर रखें। नेक्स्ट, सीधे खड़े होकर आगे की तरफ झुकना तथा कम से कम 10 बार टो टचिंग करना। और लास्ट है, टांगों को आगे की ओर फैलाकर बैठ जाएं, फिर अपने माथे से अपने घुटनों को स्पर्श करें। यह व्यायाम 10 बार दोहराएं। अगली विकृति जो है रीढ़ की अस्थियों का एक ओर झुकना अर्थात दाएं या बाएं ओर झुकना। रीढ़ की अस्थियों का शरीर के दाईं या बाईं ओर मुड़ना स्कोलियासिस कहलाता है। स्कोलियासिस का अर्थ है मुड़ना, ऐंठना या घूमना। वास्तव में इसमें बराबर की तरफ वक्र होता है तथा इसे स्कोलियोसिस वक्र कहते हैं। यह रीढ़ की अस्थियों में यह वक्र या गोलाई बाईं ओर हो तो इसे सामान्यतः सी वक्र कहा जाता है। कई बार ये वक्र दोनों ओर भी हो सकते हैं, जिसे एस वक्र भी कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति एस जैसी होती है। स्कोलियासिस के कारण, स्कोलियासिस के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन अस्थियों के जोड़ों के रोगों का होना, टांगों का अविकसित होना, शिशुओं के अधरंग व रिकेट्स आदि भी मुख्य कारण होते हैं। यह भारी वजन को एक कंधे पर ले जाने, अस्वास्थ्यकर दशाओं जैसे प्रकाश की व्यवस्था में कमी होना, अनुचित डेस्कों का होना, आंशिक बहरापन व खड़े होने का अनुचित आसन के कारण भी हो सकता है। यह मेरुदंड मांसपेशियों या तंत्रिकाओं की जन्मजात या और अर्जित असामान्यताओं के कारण भी हो सकता है। सावधानियाँ: संतुलित आहार लेना चाहिए। एक तरफ मुड़ी हुई अवस्था में पढ़ने से बचना चाहिए। एक हाथ में भार लेकर लंबी अवधि तक चलने से बचना चाहिए। उपाय: निम्नलिखित व्यायामों को करने से स्कोलियासिस का उपाय किया जा सकता है। सी के आकार के वक्र के लिए